नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर अद्भुत संगीत के साथ संपन्न। 1000 स्वदेशी ड्रोन समारोह का मुख्य आकर्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वी राज्यों में कोविड की स्थिति और टीकाकरण की प्रक्रिया की समीक्षा की। सरकार ने कहा, एयर इंडिया के 7,400 से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने मेडिकल सहायता की चौथी खेप अफगानिस्तान भेजी। एशले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का सिंगल्स खिताब जीता और पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल राफेल नडाल का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज शाम नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया गया। संगीतमय आयोजन में पहली बार आसमान को चकाचौंध करने वाले 1000 ड्रोन समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। हमारे संवाददाता दीपेंद्र की ये रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार ड्रोन शो को इस समारोह का हिस्सा बनाया गया था। 10 मिनट के इस ड्रोन शो के दौरान आसमान में कई रचनात्मक संरचनाओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। जब बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यही यज्ञ और हवन सजे। रूस और ब्रिटेन के बाद अब भारत 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा बजाए जाने वाले कदमताल संगीत के साथ कुल 26 प्रदर्शनों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई थी। इनमें हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल है।
कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख और गणमान्य लोग इस शो के साक्षी बने। समारोह का संचालन कमांडर विजय चार्ल्स डी क्रूज ने किया। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। विभिन्न दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर चुनाव प्रचार और मतदाताओं से वर्चुअल अपील का सिलसिला भी जारी है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले चरण के लिए परिदृश्य साफ हो गया है। ज्यादातर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। इस चरण की 58 सीटों पर 627 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी चरण में गोवा की सभी 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए भी मतदान होगा। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस चरण के लिए उत्तर प्रदेश में 794 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। गोवा में 587 और उत्तराखंड में 750 नामांकन पत्र दाखिल हुए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 1 फरवरी तक होगा और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कल शाम तक इस चरण के लिए उत्तर प्रदेश में 98 नामांकन और पंजाब में 302 नामांकन भरे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और कल शाम तक 35 पर्चे भरे जा चुके हैं। इस चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 23 फरवरी को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज देवबंद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जनसंपर्क किया। श्री शाह ने मुजफ्फरनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बरेली और इटावा में घर घर जनसंपर्क किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और बागपत में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने मेरठ में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज 40 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने वाराणसी से राकेश पांडे और गोरखपुर सदर सीट से विजय कुमार श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर पूर्व सीट से विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। श्री सिद्धू इस सीट से निवर्तमान विधायक हैं। शिरोमणि अकाली दल ने अपने वरिष्ठ नेता और मजीठा से निवर्तमान विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को श्री सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने आज संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। भगवंत मान इस समय संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 587 नामांकन दाखिल किए गए हैं। सोमवार 31 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। अब तक प्राप्त नामांकन में 5 जोड़ों और एक परिवार के 3 उम्मीदवार, पिता, पुत्री और भतीजे के नामांकन शामिल है। आप और टीएमसी के साथ स्थानीय दल मैदान में है और इसलिए कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बहुकोणीय लड़ाई की उम्मीद है। कुछ दलों को कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और उनके नेता इस असंतोष को नियंत्रित करने का प्रबंधन कर रहे हैं। राज्य में कल कोविड महामारी के कारण मरने वालों की संख्या
संख्या 15 थी और प्रतिबंधों के कारण चुनाव प्रचार धीमी गति से चल रहा है और अब तक बिना किसी सार्वजनिक रैलियों के मतदाताओं को प्रत्यक्ष मिलने पर जोर दिया जा रहा है। मुकेश थड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 56,72,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इस दौरान 2,35,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई, वहीं 3,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 93.89% है। इस बीच देश में 15 से 18 वर्ष के 4 करोड़ 50 लाख से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बच्चों को बधाई दी है। उन्होंने सभी से टीका लगवाने की अपील भी की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के प्रकोप को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की आज 5 पूर्वी राज्यों के साथ समीक्षा की। श्री मांडविया ने ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा अपर मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास और संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें इस जन स्वास्थ्य की चुनौती का मिलकर सामना करना है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के किसी भी स्वरूप में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण तथा कोविड मानकों का पालन करने की रणनीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ राज्यों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या और संक्रमण दर पिछले 2 सप्ताह में गिरी है, लेकिन अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से संक्रमण दर की दैनिक आधार पर निगरानी और आरटी-पीसीआर की जांच बढ़ाने का आग्रह किया। कुछ राज्यों ने आरटी-पीसीआर की जांच में कमी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि सभी राज्यों को ईसीआरपी द्वितीय कोष का प्रभावी और पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। मिजोरम को आरटी-पीसीआर परीक्षण मोबाइल वैन आई लैब प्राप्त हो गई है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनी ये मोबाइल प्रयोगशाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस मोबाइल परीक्षण सुविधा को जारी किया था। आई लैब से आरटी-पीसीआर और ELISA परीक्षण किए जा सकते हैं। इसे अन्य संक्रमित बीमारियों, टीबी और HIV की जांच के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अस्थि रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार अति आवश्यक है। ये सब केसेस ज्यादातर अब ओमिक्रॉन के हैं। जिन राज्यों में ये संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी, उनमें अब ये उतार पर है और धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। कुछ राज्यों में अभी इसका पीक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वेव आई, उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो गई। इसी तरह से दिल्ली में और महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि हम लोग पीक को क्रॉस कर गए हैं और संख्या कम हो रही है। तो उससे हमें ये जरूर इंडिकेशन मिलता है कि जिन राज्यों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी उनमें भी केसेस कम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों को तब तक पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके और सतर्क रह के इसको तेजी से बढ़ने से रोकना है, ताकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो ओवरवेल्म नहीं हो जाएं, कि वो संभाल ना पाए, इतने ज्यादा केसेस ना हो जाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर अद्भुत संगीत के साथ संपन्न। 1000 स्वदेशी ड्रोन समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वी राज्यों में कोविड की स्थिति और टीकाकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। सरकार ने कहा एयर इंडिया के 7,400 से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने मेडिकल सहायता की चौथी खेप अफगानिस्तान भेजी और एश्ले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल राफेल नडाल का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से होगा। प्रधानमंत्री कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके स्मरण के बाद शुरू होगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गैदिनल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुंचने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मणिपुर का संपर्क बढ़ जाएगा और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर का रूपांतरण जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के बेहतरीन उत्पाद अब पूरे देश में पहुंच सकते हैं। सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया के 7,453 कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा। ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका दिसंबर 2021 का अंशदान ईपीएफओ में आ चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अतिरिक्त 2% अंशदान भी मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम 1,000 रूपये की गारंटीशुदा पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार और आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सोमवार को सभी दलों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसी दिन सरकार ने भी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र सोमवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पर लागू होगा। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दंडात्मक अपराध है और इसके अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध पीएमएलए मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती में पहले से तैयार की गई सूची का प्रयोग करने का आरोप है। ईडी की जांच के दायरे में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों समेत महाराष्ट्र पुलिस के 12 अधिकारी शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। जनवरी 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजेट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था। इसका नारा था, सभी के लिए मुफ्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गजेट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में आम तौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे। आज हम फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों का भी स्मरण कर रहे हैं जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी।
ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया, लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। मानवीय सहायता के अंतर्गत भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा मदद की चौथी खेप में 3 टन से अधिक जीवन रक्षक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ विशेष संबंध जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मानवीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। इसी के अंतर्गत भारत अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता की 3 खेप पहले ही पहुंचा चुका है। इनमें 5 लाख कोविड टीके और जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। आने वाले सप्ताह में भारत मानवीय आधार पर मदद की और खेप भेजेगा। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब पहली बार जीत लिया है। आज फाइनल में बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को लगातार सेट में पराजित किया। एशले बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इस्राइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक संदेश में कहा कि भारत और इस्राइल के बीच संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर अद्भुत संगीत के साथ संपन्न। 1000 स्वदेशी ड्रोन समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इस्राइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वी राज्यों में कोविड की स्थिति और टीकाकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। सरकार ने कहा, एयर इंडिया के 7,400 से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने मेडिकल सहायता की चौथी खेप अफगानिस्तान भेजी। एशले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल राफेल नडाल का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।